तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का यूजीसी नेट और झारखंड जेपीएससी जेट। ठीक है, इसका पेपर 1 का आज पहला क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा सब चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको नोट्स दिया जाएगा। ठीक, नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में। और उसके बाद क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आंसर प्रत्येक यूनिट से। यूनिट 10 यूनिट है, आपको मैंने सिलेबस बता दिया है। 10 यूनिट है, सभी यूनिट से 50-50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल 500 क्वेश्चन रहेगा केवल पेपर 1 से। और पेपर 2 का तैयारी आपको खुद करना है। फिर भी जो कॉमन बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उन सभी का मैं एक दो करके 500-500 क्वेश्चन का पीडीएफ और नोट्स दे दूंगा। फिलहाल पेपर 1 शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है इसका नोट्स। और पूरा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान सागर ऐप पे ऐप का फीस कितना है? 25 रुपया है। 25 रुपया में 4 साल तक। और उसमें केवल जेट का नहीं बल्कि झारखंड के होने वाले जितने भी एग्जाम्स है सभी का वहां पे आपको नोट्स, क्वेश्चन पेपर, आंसर, ठीक है, सब का पीडीएफ दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार सिलेबस को देख लिया जाए एक नज़र। ये है यूजीसी नेट का सिलेबस। ठीक है, और पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन पेपर रहता है। ठीक, इससे 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो यानी कि 100 मार्क्स आपका ये पेपर। ठीक है, और पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 200 मार्क्स पेपर 2। उस पर आपको खुद ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग सब्जेक्ट है। अब चलिए देखिए, यह सब्जेक्ट ये मत सोच लीजिएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मैं आपको केवल कंटेंट दे रहा हूँ और अच्छे से आपको खुद पढ़ना होगा। नेट आपको कोई टीचर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, अगर आप खुद जागरूक नहीं है तो मैं आपको केवल बस सपोर्ट दे रहा हूँ, हेल्प। ठीक है, एक हेल्प दे रहा हूँ, बैक सपोर्ट, बैक हेल्प। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले पेपर 1 में यूनिट 1 आता है। ठीक है, और यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? ये शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसको पूरा समझिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे कल। ठीक है, और अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक, तो देखिए, यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट बाइलिंगुअल नोट्स दिया जा रहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। टोटल 14 पॉइंट। ठीक है, 14 पॉइंट में इस नोट्स को रेडी किया गया है। 14 पॉइंट्स में पूरा का पूरा नोट्स यूनिट 1 का रेडी किया गया है। ठीक है, टीचिंग, मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, शिक्षण का अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य पहले यूनिट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबको मालूम है कि शिक्षण क्या होता है, मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? तो जब हम अपने भावों, विचारों, भावनाओं, ठीक है, आइडिया, थॉट्स, स्किल्स को जब दूसरे व्यक्ति में या जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि टीचिंग मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक, आप अपने ज्ञान दे रहे हैं। स्किल्स यानी कि आप अपना कौशल को दूसरों को दे रहे हैं। एटीट्यूड टू लर्नर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इन सभी को पहुंचाने का माध्यम है हमारा एक शिक्षा। ठीक है, जिसको हम लोग संचार के दृष्टिकोण से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से भी बोल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूं। शिक्षण का अर्थ विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण प्रदान करना। आप इसे थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं कि शिक्षण का अर्थ विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल, ठीक है, प्रतिभा, शिष्टाचार आदि को प्रदान करने का एक तरीका है। ठीक है, या इसी को शिक्षण कहते हैं। शिक्षा क्या है? कि जिससे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान, कौशल, ठीक है, दृष्टिकोण और थॉट्स, आइडिया, इन सभी को संचार करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जाता है कि इट इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यह एक क्या है? तो संवाद का प्रक्रिया है। किसके किसके बीच में? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संवाद की एक प्रक्रिया है। ठीक है, टीचर क्वेश्चन आस्क आंसर, ठीक है, मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, टीचर उसका जवाब देगा। तो इन दोनों के बीच में एक संवाद होता है, बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है।
ठीक है। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। अगर क्वेश्चन आए कि शिक्षण कला है या विज्ञान, तो यह दोनों है, ठीक है। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। तो शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। इट एम, इसका एम क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इट एम टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर, जो शिक्षार्थी है यानी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यानी कि विद्यार्थी, उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। कौन, शिक्षा लाता है परिवर्तन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सब में परिवर्तन लाएगा, बुरा नेचर है तो ही परिवर्तन लाएगा, अच्छा है तो फिर उसको क्यों बदलिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा गुण है तो रहने हैं और बुरा गुण है तो उसको फिर बदलना है। नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड, शिक्षण का स्वरूप क्या है, गोल ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्य आधारित होना चाहिए हमारा एजुकेशन, ठीक। योजनाबद्ध और संगठित होना चाहिए यानी कि प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तीसरा, गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, गतिशील प्रक्रिया है यानी कि डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ पॉइंट, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। कंटिन्यूअसली एक्टिविटी ये करता रहता है एजुकेशन, ऐसा हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सबको पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 गोल ओरिएंटेड, पॉइंट नंबर 2 प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड, पॉइंट नंबर 3 डायनामिक प्रोसेस, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्टिविटीज, पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट कंसर्न, विद्यार्थियों के केंद्रित पे शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। विद्यार्थी की जगह पे आप शिक्षार्थी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लर्नर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि टीचिंग इज इफेक्टिव व्हेन बोथ टीचर एंड लर्नर पार्टिसिपेट एक्टिवली। देखिए, जब शिक्षक भी शिक्षा देने में एक्टिव हो और स्टूडेंट भी शिक्षा लेने में मतलब इंटरेस्टेड हो, तभी आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अदरवाइज मास्टर कभी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है और स्टूडेंट भी फांकी मारने का मन में, तो वो शिक्षा नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि टीचिंग इज इफेक्टिव व्हेन, टीचिंग इफेक्टिव तभी हो सकता है जब टीचर और लर्नर दोनों पार्टिसिपेट एक्टिव करें, ठीक है। उनके जो एक्टिविटी हो दोनों सेम डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब मास्टर पढ़ाना चाह रहा, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो उसमें भी कोई आप अच्छे से प्रभावी शिक्षा नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव तभी आ पाएगा जब दोनों हाथ से ताली बजेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब पॉइंट नंबर 2 शिक्षण के स्वरूप, ठीक है, यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए, शिक्षण के कई स्वरूप हैं। सबसे पहला मेमोरी होता है। क्या होता है, मेमोरी, ठीक है। मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्मृति बोलते हैं, स्मृति, ठीक। इसमें क्या होता है, तो हम लोग मेमोरी से याद करते हैं, रटने का भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ा, हर कोई रटता ही है यार, 2 का 2, 2 दूना 4, चाहे इंग्लिश में जो भी बोलते हैं 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो ये मेमोरी के एक काम है, रटना, याद करना और शिक्षण केंद्रित शिक्षण, सॉरी, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, ये तीनों मेमोरी का काम है। सेकेंड लेवल आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, ठीक है, या समझ। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अर्थ समझते हैं। जैसे कोशिका क्या है, तो कोशिका का अर्थ समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तुलना क्या है, तो जैसे हम लोग अब अंतर कर रहे हैं कि वेग और संवेग के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। चाहे कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर स्पष्ट करें, तो ये क्या होता है, हमारा तुलना का काम करता है अंडरस्टैंडिंग, समझने का काम करता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेक्चर जो होता है, हम लोग लेक्चर देते हैं, व्याख्यान, ठीक है, इसका भी काम कौन करता है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तीसरा आ जाता है रिफ्लेक्टिव, और यही लेवल सबसे टॉप लेवल माना जाता है, रिफ्लेक्टिव। ये क्या होता है, चिंतन, चिंतन, ठीक है, थिंकिंग, सोचना, समस्या का समाधान करना। जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया कि कुछ हरे गधे हैं, कुछ गधे पेड़ हैं, कुछ गधे बकरियां हैं, कुछ गधे ठीक है। तो जो रीजनिंग का जो जितना भी क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव बेस्ड है, चिंतन बेस्ड है। रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, मैथ के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं। तो ये क्या है, मैथ और रीजनिंग चिंतन है। और एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या होती है, गहराई से सोचना, ठीक है। चिंतन की, रिफ्लेक्टिव की गहराई से सोचना विद्यार्थियों पे केंद्रित होती है। और रिमेंबर में आप याद कर लीजिएगा कि चिंतन स्तर शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर है। रिफ्लेक्टिव लेवल इज द हाईएस्ट या पीक या टॉप लेवल ऑफ द टीचिंग, ठीक है। टीचिंग का टॉप लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव, चिंतन करना, ठीक है, यही टीचिंग का सबसे टॉप लेवल माना जाता है।
चलिए इस सबको नोट्स आपको रेडी करते जाना है। सब पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी ज्ञान सागर ऐप मिल जाएगा और आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप का। ठीक है, एगो कोर्स खरीदिएगा 4 साल के लिए, फ्री है 25 रुपया में। 4 साल तक आप पूरा कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे सिर्फ 25 रुपया में 4 साल तक। हाँ, झारखंड का जितना एग्जाम होगा, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे झारखंड सीजीएल हो, चाहे जेपीएससी, मतलब जो भी एग्जाम आएगा, जो बड़ा लेवल का एग्जाम होगा, सब यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का जितना भी लोग कोर्स करते हैं उन लोग को खरीदने की जरूरत नहीं है, उन लोग सब फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है। अच्छा, जब ये हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा लास्ट टाइम में जब एग्जाम आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, शिक्षण का केवल ज्ञान देना उद्देश्य नहीं होता है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। हम लोग तो पढ़ते हैं जनरली कि शिक्षा प्राप्त करना, व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, ज्ञान देना। तो यहाँ पे एक एक करके सब पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, टू इम्पार्ट नॉलेज। ठीक है, ज्ञान देना इसका सबसे बड़ा है रीजन है। शिक्षण का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्ञान देना। ठीक है, इसके साथ ही हम डेवलप करते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ विकसित करने का भी काम करते हैं। शिक्षण का उद्देश्य क्या है दूसरा, कि समझ भी विकसित करना है, केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि समझ भी विकसित करना है। तीसरा उद्देश्य क्या है शिक्षण का, तो अप्लाई नॉलेज। ठीक है, यानी कि ज्ञान का प्रयोग भी करना है। अब आपने ज्ञान ले लिया, ठीक है, और ज्ञान का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, बड़ों को कैसा आदर दिया जाता है उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो शिक्षा कोई काम का नहीं। ठीक है, चलिए, तो रियल लाइफ में इसका प्रयोग भी करना, ये भी टीचिंग का ही काम है। इसका चौथा उद्देश्य क्या है, शिक्षण का चौथा उद्देश्य है टू डेवलप स्किल एंड वैल्यूज। ठीक है, यानी कि कौशल और मूल्य विकसित करना, जिससे लोग अपना काम कर सकें। सपोज दैट आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, कौशल प्राप्त कर रहे हैं। कौशल यानी कि स्किल सीख रहे हैं। आपने पंचर बनाने का काम सीखा, आपने डीजल मैकेनिक का काम सीखा, कुछ भी काम सीखा, आपने कोई आईटीआई का कोर्स किया आपने, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, आप स्किल को डेवलप कर रहे हैं, वैल्यू को डेवलप कर रहे हैं। जैसे आपने प्लम्बिंग का काम सीखा, ठीक है, और सुनील शेट्टी जैसा बनाने चल गए लोगों के घर में, प्लम्बर, क्या नाम था जिसका मूवी शो में प्लम्बर का जो काम करता है सुनील शेट्टी, ठीक है, तो वो क्या है, एक स्किल को आप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी टीचिंग का ही एक उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य क्या है, टू मॉडिफाई लर्नर्स बिहेवियर, यानी कि व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है उसमें भी बदलाव करना। अब कोई कोई देखिएगा कि बहुत रूड टाइप का होता है, ठीक है, तो उसका व्यवहार में भी परिवर्तन करना शिक्षण का ही काम है। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना भी शिक्षण का ही काम है। ये पांचवा उद्देश्य। छठा उद्देश्य क्या है, टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। केवल अच्छा नहीं बल्कि बुरा भी सोचना, कि अगर यहाँ पे हम जंगल जाएंगे तो मेरे साथ अच्छा क्या हो सकता है, मेरे साथ बुरा क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग के गांव में जंगल में कल एक महिला को बाघ पकड़ लिया। क्या बात करते, सही बता रहे हैं यार, हम लोग का गांव पूरा डर गया है। ठीक है, तो पहला उसका ये आलोचनात्मक सोच हो गया। आलोचनात्मक मतलब कमियों को निकालना, रचनात्मक मतलब नया नया चीज सोचना, नया नया खोजना। ठीक है, अब उसको पकड़ेंगे कैसे, नया नया आइडिया सोचेंगे हम। ठीक है, तो ये भी इसका एक उद्देश्य है कि हम नया नया चीज सोचेंगे, रचनात्मक क्रिएटिविटी लाएंगे। आलोचनात्मक मतलब अच्छाई के साथ बुराई को भी हम लोग देखेंगे कि उसका बुराई क्या क्या है। ठीक है, चलिए अगला मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है। प्रत्येक टॉपिक के नीचे में आपको मेन पॉइंट दिया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण का उद्देश्य, इसमें सबसे ध्यान रखिए। टीचिंग मीन्स क्या होता है, शिक्षण का मतलब होता है कि आप नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, स्किल दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चार को याद रखिएगा, नॉलेज यानी कि ज्ञान, स्किल कौशल, मूल्य और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इसी को हम लोग शिक्षण का उद्देश्य मानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग नोट्स रेडी करते चलिएगा। मैं केवल टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे सर मत समझिएगा, आपका दोस्त हूँ यार, बस नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही समझ लीजिएगा। ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट लाइक यू। चलिए फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा, अरे बाबा बम फोड़ने लगा यार, दिवाली आ गया ना। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विद्यार्थियों की विशेषताएं। लर्नर मतलब आप शिक्षार्थी बोल सकते हैं। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं स्टूडेंट्स की, चलिए जानते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के प्रकार। देखिए
व्यक्ति का जो शिक्षण ग्रहण है विभिन्न विशेषताओं पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि शारीरिक विशेषता, व्यक्ति कितना स्वस्थ है। अब किसी को जो स्वस्थ नहीं है उसको हम फिजिकल टीचर बना देंगे, योगा टीचर बना देंगे या पीटी टीचर बना देंगे और खुद मरियल जैसा दिखेगा तो स्टूडेंट उसका मजाक ही उड़ाएगा, ठीक है। तो उसको फिजिकल विशेषताओं को ध्यान देना है, ठीक है, शारीरिक विशेषताएं ध्यान देनी है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान देना, जिसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु कितनी है, व्यक्ति की क्षमता कितनी है, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। शिक्षण की दूसरी विशेषता है बौद्धिक विशेषता। अब कोई स्टूडेंट, ठीक है, भोंदा टाइप से है और अगर उसको हम बोल देंगे कि चलो भाई एमएससी के स्टूडेंट को बढ़ाओ तुम, तो वो नहीं मिल सकेगा, ठीक है। तो जैसा स्टूडेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको काम देंगे, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट जो सोचने समझने की क्षमता कम है उसको चेस बोर्ड में हम बैठा देंगे, ठीक है, कि चेस का ओलंपिक आप ही खेलेंगे बॉस, तो नहीं होगा। इसीलिए बौद्धिक विशेषता पर भी ध्यान देनी चाहिए। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब बौद्धिक, दिमाग उसके पास कितना है, सोचने की शक्ति कितनी है, समझने की शक्ति कितनी है, तभी ना उसको हम चेस बोर्ड में बैठाएंगे, ठीक है। और अगर सोचने की समझने की शक्ति कम है तो उसको हम कुदाल धरा देंगे कि लो भाई पूरा ग्राउंड साफ कर दो तुम, ठीक है। तो स्कूल में मैं भी जब कुदाल पकड़ता था तो मास्टर हमको मारने लगता था कि दिखाता तो एकदम 1.5 पंजरा जैसा है और कुदाले पकड़ेगा यार तुम ठीक है, हमको कुदाल ही नहीं पकड़ने दिया जाता था। चलिए, सरकारी स्कूल में लेकिन बहुत काम करवाता है यार, ठीक है। खाना खा लो उसके बाद चलो एक बार साफ करो एकदम पूरा स्कूल। थर्ड नंबर पे आ जाता है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, भावनात्मक विशेषता। भावनात्मक विशेषता, ठीक है, व्यक्ति के अंदर कितने भावना है, ठीक है। देखिएगा कि कोई कोई व्यक्ति जो है तुरंत थोड़ा सा दुखी व्यक्ति को देखते ही रोने लगता है, ठीक है, मतलब उसके साथ घुल मिल जाता है। तो भावनात्मक विशेषता कि उसके पास कितना आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, भावना का नियंत्रण कर पा रहा है या नहीं। सपोज दैट किसी को आप मतलब कोई परेशान व्यक्ति है स्वास्थ्य रूप से, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है और उसको देख के आप खुद हार्ट फेल हो गए, खुद बेहोश हो रहे हैं, तो भाई आपके भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को हम वैसा काम नहीं देंगे। सपोज दैट कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ऐसा व्यक्ति को नहीं बनाएंगे जो ब्लड देख के ही पूरा उसको वोमिटिंग आ रहा है और बेहोश हो जा रहा है, यानी कि उसके भावनाओं पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो भावनात्मक विशेषता भी तीसरा हमारा विशेषता है टीचिंग का, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे देखते हैं, हमारा आ जाता है क्या? सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सामाजिक विशेषता। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक विशेषता, इसमें क्या है कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है, ठीक है। सामाजिक प्राणी जैसे सहयोग की भावना हो, ठीक है, सहभागिता की भावना हो, मित्रता की भावना हो, और ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए सोशल वर्क में, ठीक है। अब सोशल वर्क में हम इसी व्यक्ति को न रखेंगे जो सहयोग की भावना रखते हैं, ना कि ऐसे व्यक्ति की जो समाज के नाम पे, भावना के नाम पे लोगों को लूट लेगा, ठीक है। खास तौर पे पॉलिटिशियन जो होते हैं इनको ये गुण, ठीक है, सामाजिक विशेषता वाला गुण पॉलिटिशियन पे होना चाहिए कि भाई लोगों का सहयोग करे, सहभागिता करे, मित्रता करे। लेकिन उन लोग क्या करता है ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता ना, तो सहभागिता का गुण भूल जाता है, ठीक है। और सहभागिता का गुण किस पे ज्यादा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए पॉलिटिशियंस वाले व्यक्ति पे, सोशल सर्विस जो करते हैं उन पे, एनजीओ वाले व्यक्तियों पे, ठीक है। तो सहभागिता का गुण आपका ये होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जाता है मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? नैतिक विशेषता, कि देखिए व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब किसी लड़की के साथ किसी लड़के को बाहर भेजना है, ठीक है, समझ लीजिए कुछ काम ही है, तो एक लड़की है उसके साथ किसी लड़के को भेजना है, तो अब जो चरपट लड़का है उसके साथ तो नहीं ना भेज देंगे, जिसमें ट्रस्ट है, विश्वास हो कि हाँ भाई ये बंदा सही है, इसके साथ ये सेफली जा सकती है बाइक पे, ठीक है। तो यानी कि मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे जगह पे आपको उस कंडीशंस में काम देगा, ठीक है। अब कोई ईमानदार बंदा को ही आप किसी ऐसे स्थान पे भेजिएगा, या फिर आपके पास बहुत सारा स्कूल का फीस जमा हो रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति को आप सौंप दे रहे हैं जो कि घाखुर है, ठीक है, या पैसे को भाड़ सकता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका नहीं है उसको आप नहीं रखेंगे। इसीलिए हर एक एजुकेशन पे, हर एक प्रोफेशन पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की आवश्यकता होती है, और ये सभी शिक्षण की विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यूजीसी नेट के पॉइंट से। तो बोला गया है अ टीचर शुड प्लान टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों की विशेषता के अनुसार योजना तैयार करता है कि इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है ना।
कि हम तैयार करते हैं कि भाई इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए ना, प्लम्बर बनना चाहिए, ठीक है, ना पॉलिटिशियन बनना चाहिए, ना सोशल वर्कर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ना टीचर बनना चाहिए, ठीक है। तो वो टीचर बनने के लिए सभी गुण होना चाहिए। टीचर उन्हीं को बन सकते हैं जिसके पास ये सभी गुण है, ठीक है। मतलब आप शारीरिक विशेषता भी है आपके पास, बौद्धिक विशेषता भी है आपके पास, ठीक है, भावनात्मक विशेषता भी हो आपके पास, ठीक है, और मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो आपके पास, मतलब सभी विशेषताओं, सामाजिक विशेषता भी हो आपके पास, तभी आप टीचर बन सकते हैं। किसी एक प्रोफेशन में जाना है तो आप वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कीजिएगा, लेकिन टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सभी गुण होना चाहिए, भले ही थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन सभी गुण होने चाहिए, सभी विशेषता होनी चाहिए। अब चलिए पॉइंट नंबर 5 करते हैं। आई डोंट नो यार कंप्लीट करा पाएंगे नहीं, क्योंकि 50% हो गया, मेरा लैपटॉप भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है चार्ज। चलिए, बहुत मेहनत से लैपटॉप खरीदे यार, किस्ती दे दे के, EMI पे करके। चलिए, अगला है टीचिंग मेथड एंड एड्स। एड्स क्या मतलब होता है? एड्स मतलब होता है सहायक सामग्री, ठीक है। तो टीचिंग मेथड, शिक्षण की अलग अलग विधियां होती हैं और उनकी सहायक सामग्री होती है, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स में क्या क्या आता है शिक्षण विधियों में? देखिए, अलग अलग टीचिंग्स का मेथड होता है, ठीक है, सॉरी। तो पहला आ जाता है लेक्चर मेथड। आप स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, सिखाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो पहला क्या है? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में हम क्या करते हैं? व्याख्या देते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या देते हैं, यानी कि शिक्षक मौखिक रूप से पढ़ाता है, ठीक है, शिक्षक मौखिक रूप से पढ़ाता है। दूसरा मेथड क्या है शिक्षा देने का? तो डिस्कशन मेथड, यानी कि हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, चर्चा करते हैं किस टॉपिक पे? तो शिक्षक व विद्यार्थी बीच में आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा डिस्कशन मेथड, ठीक है। और जैसा पाठ रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। अगला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम लोग जो है प्रदर्शन विधि बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रयोग या उदाहरण से सिखाते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं, मतलब आप प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू सिखाते हैं। सपोज डेट अब हमको दिखाना है प्लाज्मोडियम को, तो प्लाज्मोडियम को तो हम पहले प्रैक्टिकल बोर्ड में करके लिख के उदाहरण देके समझाएंगे कि भाई किसी को जब मलेरिया हो जाता है तो उसको प्लाज्मोडियम पकड़ लेता है। अब उसको हम दिखाएंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड हो जाएगा। चाहे मान लीजिए हमें ओम्स का रूल या ओम के नियम को, सिद्धांत को बताना है, ठीक है, कि किस प्रकार अब बैटरी कैसे चलता है, सेल के बारे में बताना है, तो वो हमको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, किसी कार्य या समस्या या प्रोजेक्ट पर कार्य करना। प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि हम लोग प्रोजेक्ट बना के शो करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जाता है डिस्कवरी मेथड। ये खोज विधि। ये क्या होता है? विद्यार्थी स्वयं इसमें खोजते हैं। सपोज दैट कोई क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा कि इसको खुद से खोज के लाइएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको कोई बुझेबल जो होता है ना, एक नहीं बोलते हैं कि बुझावल, वो बुझावल भी आपका खोज मेथड में ही आएगा, ठीक है। विद्यार्थी स्वयं सीखता है, इसमें स्वयं खोजता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। छठा जाता है हमारा यहाँ पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है? क्रमबद्ध शिक्षण। तो इसमें जो है चरणबद्ध तरीके से शिक्षण देना होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग शिक्षण देने का काम करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, सपोज दैट आप ADCA का कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, या आप पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, तो पहाड़ा व्यक्ति को तभी ना आएगा जब 2 से शुरू करेगा या 2 से शुरू करेगा, तब जाके 20 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो क्रमबद्ध शिक्षण, या फिर आप कोडिंग किसी को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो कोडिंग व्यक्ति तभी सीख पाएगा जब उसको शुरू से बताइएगा, नोटपैड से एकदम शुरू कीजिएगा, ठीक है, HTML से शुरू कीजिएगा, तो वही होता है क्रमबद्ध शिक्षण। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्या बोला गया है कि क्रमबद्ध शिक्षण, ठीक है, BF स्किनर, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, BF स्किनर, ठीक है, के ऑपरेटेंट कंडीशन सिद्धांत पर आधारित है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रमबद्ध शिक्षण, यानी कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, जो सबसे लास्ट में पढ़े हम लोगों ने 6 नंबर पॉइंट में, ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन BF स्किनर्स ऑपरेटेंट कंडीशन थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी पे यह बेस्ड है, इस थ्योरी पे यह आधारित है, BF स्किनर पे। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोग्राम्ड बेस्ड जो है, प्रोग्राम्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन किस पे आधारित है? तो ये BF स्किनर पे आधारित है। अच्छा, मैं 50 क्वेश्चन आंसर
नेक्स्ट डे पे करवाऊंगा। पहले आपको आज ये दे दूंगा थ्योरी, नेक्स्ट डे पे आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं टीचिंग एड्स क्या है, सहायक शिक्षण की सामग्री कौन कौन सी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए ये जो पॉइंट नंबर 5 में पढ़ा हमने, पहले समझिए इसको, पहले आप लिख लीजिएगा। शिक्षण की विधियां पढ़े, अलग अलग तरीके से शिक्षण किया जाता है, इसमें कौन कौन सी सामग्री हमें सहायता करती है। शिक्षण जब हम करते हैं, पढ़ाते हैं किसी को, तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो देखिए दो प्रकार की चीज होती है, एक होता है जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, और एक नया नया जो अभी अभी शुरू हुआ है, ठीक है। एक होता है ट्रेडिशनल एड्स। ट्रेडिशनल एड्स मतलब परंपरागत तरीके से जो चलता आ रहा है, जिसमें क्या आ जाता है, हमारा ब्लैक बोर्ड आ जाता है, ठीक है, और क्या आ जाता है, चार्ट्स आ जाता है, मैप्स आ जाता है, ठीक है, और क्या आ जाता है, तो इसमें मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न एड्स में आप प्रोजेक्टर बोल सकते हैं, प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाते हैं, स्मार्ट बोर्ड, लाइट बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये सारे आप बोल सकते हैं, डिजिटल बोर्ड, इन सभी के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं। आईसीटी टूल्स, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स का उपयोग करते हैं, जिसमें इंटरनेट हो गया, ठीक है, स्वयं हो गया, इसके अलावा एनपीटेल हो गया, एमओओसी हो गया, ये क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, ठीक है। तो इन सभी के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए इसके अलावा आप गूगल मीट, जूम का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अब यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो यूज ऑफ आईसीटी इंप्रूव टीचिंग क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि आईसीटी का उपयोग शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से, इंटरनेट है हमारा, लैपटॉप है हमारा, ठीक है, और इन सब के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो ये आईसीटी, यानी कि आईसीटी जो है मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आईसीटी का मतलब नहीं समझ पा रहे तो सिंपल याद रखिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है हमारा टीचिंग सपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि शिक्षण में कौन कौन सी सहायक प्रणाली है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल इसमें क्या आ जाता है, पारंपरिक। पारंपरिक तरीके से हम लोग क्या करते थे, तो पहले चौक से पढ़ते थे, खल्ली, और जब हम लोग को एग्जाम हो जाता था तो मास्टर बोलते थे कि खल्ली जमा करो, चौक जमा करो, और क्या जमा करो, झाड़ू जमा करो, ठीक है। तो ये सब जमा लिया जाता था ना, हम लोग को सरकारी स्कूल में लिया जाता था भाई, प्राइवेट स्कूल में मालूम नहीं लिया जाता है या नहीं लिया जाता होगा। तो ट्रेडिशनल सपोर्ट में आ जाता है हमारा क्या, तो पारंपरिक प्रणाली, इसमें चौक, ठीक है, चौक के माध्यम से पढ़ाते थे, ठीक है, चौक एंड टॉक। उसके बाद टेक्स्ट बुक, किताबों के माध्यम से भी पढ़ाते थे, मतलब अभी भी पढ़ाते हैं यार, ठीक है, ये परंपरा से चलता आ रहा है किताब वाला। मॉडर्न में क्या जाता है, तो मॉडर्न में हम लोग आधुनिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग आईसीटी एंड स्मार्ट क्लासरूम का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्लास में हम लोग प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाते हैं या डिजिटल बोर्ड लगा के पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, एक मिनट मेरा ना कॉल आ रहा है यार। तो हम लोग जो है आईसीटी क्लासरूम का प्रयोग करते हैं, इसमें लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कई बीटेक कॉलेज में ऐसा होता है, या फिर बीसीए एमसीए में, जहाँ पे अगर आप आईआईटी वगैरह या एनआईटी वगैरह, ठीक है, या बीआईटी वगैरह में कोर्स करते हैं, तो आपको क्या किया जाता है, या आईआईएम वगैरह में, तो उनमें जो है ना आपको लैपटॉप लेके जाना होता है, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट शो करने के लिए। तो वहां पे टेक्स्ट बुक का कोई रोल नहीं है, किताब का कोई रोल नहीं है, तो आप आईसीटी का ही प्रयोग करते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए एक मिनट, कितना, अरे भाई, अगला आ जाता है क्या हमारा, ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें क्या है, मिश्रित शिक्षण। मिश्रित में हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग भी करते हैं, ऑफलाइन लर्निंग भी करते हैं, यह कहलाता है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। रिमेंबर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लर्निंग बोथ, ठीक है, दोनों का प्रयोग करते हैं इसमें हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, बोथ आर, इसमें जो दोनों को मिक्स किया जाता है ब्लेंडेड लर्निंग में, ठीक है। चलिए, तो मिश्रित शिक्षण में हम लोग आमने सामने और ऑनलाइन शिक्षण दोनों का प्रयोग करते हैं, इसी को ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला जाता है 7 नंबर पॉइंट, 14 को पॉइंट है यार, बहुत लंबा हो जाता है ना। चलिए, तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं शिक्षक को, ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग। तो चलिए देख लेते हैं शिक्षण को इफेक्ट कौन कौन सा, या कौन कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित करता है, इफेक्ट में लाता है, इसको प्रभाव
तो पहला आ जाता है हमारा शिक्षक का ज्ञान और व्यक्तित्व और संचार का कौशल। ठीक है, कि किसी शिक्षक का कितना नॉलेज है, कितना व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी कैसा है, और उस संचार का कौशल कैसा है, उसके बात करने का तरीका कैसा है, वो फ्रेंडली बात करता है या अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। ठीक है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है टीचिंग पे। ठीक है, यानी कि टीचर का जो रिलेटेड फैक्टर्स है, ठीक है, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स जिसमें क्या किया जाता है, शिक्षक का ज्ञान, उसका पर्सनालिटी, उसका संचार का कौशल, ये सारी चीजें टीचिंग को इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा लर्नर रिलेटेड इफेक्ट फैक्टर, लर्नर यानी कि विद्यार्थियों का भी रुचि पे ध्यान होना चाहिए भाई, कि विद्यार्थी रुचि दे रहा है, ध्यान दे रहा है, स्टूडेंट फोकस कर रहा है, ठीक है, या केवल, ठीक है, या केवल वो घूमने आ रहा है। ठीक है, तो फोकस दोनों करना है कि सरकारी स्कूल का बच्चा केवल अंडा खाने स्कूल जा रहा है या पढ़ने भी जा रहा है। ये भी बात होता है ना, बहुत से बच्चा केवल अंडा खाने स्कूल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अंडा मिलता है। ठीक है, तो हम लोग स्कूल जाते थे डिम खाने के लिए, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा 10th क्लास में से शुरू करता है। ठीक है, उससे पहले वो जाता है और 1 बजे स्कूल से भाग के आ जाता है। तो लर्नर्स का जो फैक्टर है वो भी डिपेंड करता है टीचिंग पे। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या कर देते हैं कि सबको स्कूल जाता है और 1 बजे टिफिन लेके बेड फांद के भाग जाओ, मैक्सिमम जगह पे ये होता है। ठीक है, झारखंड में खास तौर पे मैं 2-3 जगह गया हूँ, सब जगह यही चलता है। पहले चलता था, अभी नहीं चलता है शायद, या अभी भी चलता है मालूम नहीं। चलिए, और झोला टांग के जाते थे ना जी, झोला लेके। देख लेते हैं, तो अगला जाता है हमारा यहाँ पे विषय की कठिनाई और संरचना, कि कोई जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, कंटेंट जो है हमारा वो कितना रिलेटेड है, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, यानी कि कोई टॉपिक कितना टफ है, उसको समझाने में कितनी कठिनाई आएंगी, उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे अब कार्बन स्ट्रक्चर को समझाने बोलेंगे तो आम जिसका सिंपल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, ठीक है, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, वो कार्बन स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएगा। कार्बन एंड इट्स कॉम्बिनेशन कंपाउंड्स एक सब्जेक्ट था साइंस का, अगर आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है, पढ़े होंगे आप। तो वो जो सब्जेक्ट था ना, वो जो टॉपिक था ना, इजीली आप आम स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाएगा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आम बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो टॉपिक है, यानी कि विषय की कठिनाई पर भी डिपेंड करता है कि उस टॉपिक को समझा जाए या उसको स्किप किया जाए। ठीक है, या फिर उसको समझने के लिए ज्यादा माइंड की आवश्यकता है, ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता है। जैसे 2 बैलों की कथा सबको याद हो जाएगा एक ही बार में, नेता। ठीक है, चलिए, वो सब अभी भी आपको याद होगा 2 बैलों की कथा ना जी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्या जाता है कि कक्षा का वातावरण और साधन पर प्रकाश, शोर शराबा कैसा है, ये सब भी मायने रखता है। यानी कि इन्वायरमेंट फैक्टर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि शिक्षण किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट इसलिए बोलते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट में रहो अगर अच्छा से पढ़ाई करना है तो कक्षा का वातावरण, माहौल कैसा है, ठीक है, उसका साधन कैसा है, स्कूल में बेंच डेस्क है या सब जमीन पे ही बैठ रहा है, तो कोई बोरा में बैठ रहा है, कोई जमीन में बैठ रहा है, शोर शराबा हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि सरकारी स्कूल में अक्सर होता है कि यहाँ पे साधन भी कम रहता है, शोर शराबा भी रहता है, प्रकाश वगैरह, लाइट वगैरह का भी प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो हम लोग के आधार घर में भूत नाचता था स्कूल सब में। ठीक है, चलिए, ये सब भी इफेक्ट करता है। अरे यार, 100% चार्ज करके बैटरी को पढ़ाना, हम लोग सोचे कि 100% चार्ज कर लेंगे तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम चार्ज में लगा देते हैं लैपटॉप को। लंबत चकद चम 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 करदानी, इसके में तेरे विच मर जानी। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रभावी शिक्षण तब होता है जब शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है, वातावरण सही मिले और ये क्या है, समरसत्ता में कार्य करे। वाह, इतना टफ हिंदी। मतलब देखिए, स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड हो, शिक्षक भी इंटरेस्टेड हो, एंड सभी पॉइंट अच्छे से मिले, तभी जाके एक प्रभावी शिक्षण हमें दे पाएंगे। इफेक्टिव टीचिंग कब होगा, तो इफेक्टिव टीचिंग तब होता है ऑक्योर्स व्हेन टीचर, लर्नर, एनवायरमेंट वर्क इन हार्मोनी। ठीक है, नोट्स आप लोग रेडी करते चलिएगा। 8 नंबर हमारा पॉइंट आ जाता है मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, इवेल्युएशन सिस्टम।
इसमें क्या होता है, हम लोग मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सारा टाइप है, इवेल्युएट करने का भी कई प्रकार का टाइप्स होता है, ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार, तो देखिए, चलिए पहला हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं हिंदी का नाम सुन के ही तो डर लग जाता है यार, निर्माणतम, ठीक है, निर्माणतम मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षण के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन, ठीक है। आप जो है शिक्षण के दौरान जो मूल्यांकन करते हैं, मतलब पढ़ा भी रहे हैं और मूल्यांकन भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसा ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, उसी तरह से आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ये काम करता है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और कितना समझ पा रहा है उसको आप करते हैं। जैसे पूछते हैं ना, कई 8 15, ठीक है, हम लोग स्कूल में जब पूछा जाता था कई 7 21, तो फटाक के बोलता था 3 7 21, ठीक है। कई 8 15, 15 नहीं होता, कितना भी 8, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आता था, ये होता है कि आपका शिक्षण के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप कई एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो पहला क्या जाता है कि जब पढ़ा भी रहे और उसी दौरान जब हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि किसका दिमाग कितना फास्ट है, या फिर जो भी अलग अलग तरीके से, ठीक है, कितना उसके पास स्किल कितना है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आ जाता है योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, योगात्मक। समेटिव इवोल्यूशन क्या है, तो समेटिव इवोल्यूशन है कि शिक्षण के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, ठीक है। जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और लास्ट में पूछ रहे हैं कि बोलो बेटा सेव का धनुष किसने तोड़ा, तो उधर से उठ के बोलेगा बापे क्रिया मास्टर, हमें नहीं तोड़ लाई हो, ठीक है। तो आप उसको समझ गए होंगे कि हाँ ये बच्चा बस ये बच्चा यही कर सकता है, ठीक है, मतलब उसका आईक्यू लेवल आपको पता चल गया। तो जब आप शिक्षण के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, समेटिव इवोल्यूशन कहलाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ये क्या होता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, इसमें जो है निदात्मक मूल्यांकन किया जाता है। निदात्मक मूल्यांकन क्या है, तो विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाने हेतु जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं उसको डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहलाते हैं। देखिए डायग्नोस्टिक मतलब होता है जांच करना, डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, जांच करना, या निदात्मक मतलब भी होता है जांच करना। आपने पैथोलॉजी लैब गया होगा, वहां पे लिखा जाता है डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर इसलिए क्योंकि जांच घर होता है वो, ठीक है। तो इसमें हम लोग विद्यार्थियों का जांच करते हैं, इसीलिए इसको डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन भी कहा जाता है। विद्यार्थियों की कमजोरियों को इससे पता लगाया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट किसमें कितना कमजोर है। सपोज दैट आपने पूरा एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दिया हिंदी का, और फिर पता लगाते हैं कि पढ़ो बेटा, संस्कृत पढ़ने दे दिया आपने, संस्कृत तो पढ़ कहाँ पे गलती कर रहा है वो पकड़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ने दिया, चाहे हिंदी पढ़ने, चाहे संथाली, चाहे खोरठा, चाहे नागपुरी, कुछ भी पढ़ने दे दिया, और फिर उसको पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहलाएगा, निदात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है। चलिए मॉडर्न इवोल्यूशन सिस्टम क्या कहता है, नए जमाने का इवोल्यूशन सिस्टम। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, जैसे आपका जितना भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, वह क्या होता है, सीबीटी बेस्ड इवोल्यूशन आजकल करता है, और हमारे पेपर चेक करना, ये सब सीबीटी बेस्ड इवोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट सीसीई, ठीक है, एक मिनट। तो इसमें क्या होता है, सीसीई में कंटिन्यूअस चलने वाला लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है, ठीक है, लगातार एक साथ चलने वाला जो इवोल्यूशन होता है वो सीसीई इवोल्यूशन होता है। ऑनलाइन असेसमेंट पोर्टफोलियो इवोल्यूशन, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो का जो इवोल्यूशन होता है, ठीक है, ये भी हमारा मॉडर्न इवोल्यूशन है। तो ये सब मॉडर्न इवोल्यूशन है। अगर दे दे कि इनमें से कौन सा मॉडर्न इवोल्यूशन है, ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा मॉडर्न क्या बोलेंगे, आधुनिक मूल्यांकन है, ठीक है, तो पता लगाएं। अच्छा जब आप एग्जाम में बैठिएगा उस टाइम पे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट का अर्थ समझने में दिक्कत हो, जैसे ये वाला अर्थ निदात्मक, अब समझने में दिक्कत हो जाएगा भाई, हिंदी में इंग्लिश में पढ़िएगा तो समझ में आएगा डायग्नोस्टिक, ठीक है। जैसे ये वाला योगात्मक, निर्माणात्मक, तो ये सब पढ़ने में दिक्कत होता है, तो आप इंग्लिश को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेटिव, इसमें क्या हो जाता है हमारा कंटिन्यूअस, ठीक, फॉर्मेटिव दैट मीन्स कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, ठीक है। और फिर आ जाता है समेटिव मतलब फाइनल, अंत में चलने वाला, ठीक है। डायग्नोस्टिक मतलब आपका
प्रॉब्लम को खोजने वाला, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वाला, ठीक है। फॉर्मेटिव मतलब वही निर्माणात्मक, ठीक, जिसमें हम लोग बच्चों को कंटिन्यू जब पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पे एवोल्यूशन करते हैं। समेटिव मतलब जब पढ़ा लेते हैं उसके बाद हम लोग उसका एवोल्यूशन करते हैं। और डायग्नोस्टिक मानने जब हम लोग बच्चे को पता लगाने के लिए पढ़ाते हैं कि भाई पता लगाओ तो इसको कौन सा प्रॉब्लम है जी, क्या रोग है इसका, गुप्त रोग है क्या ठीक है। तो ये सारा जो है आपका डायग्नोस्टिक में आएगा, ठीक है। जितना भी मेडिकल का टेस्ट होता है वो सारा डायग्नोस्टिक होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, मजाक कर रहा हूं। आगे देख लेते हैं, अगला जाता है हमारा इफेक्टिव टीचर। ये प्रभावी शिक्षक के गुण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षक के क्या क्या गुण हो सकते हैं अगर आप एक टीचर बनते हैं, ठीक है। सपोज दैट इफ यू आर अ टीचर, मान के चलिए कि आप एक टीचर है, तब आपके पास क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं, ठीक है। एक टीचर था हम लोग के यहाँ पे, तो डेली शाम को दारू पीने आता है, हम लोग के गांव के साइड में ही पार होता है। तो हम बोलते हैं ये यार एक टाक मास्टर लगे तो आई ठीक है। तो उसको मतलब मैं नहीं, जब हम बच्चे थे, ठीक है, तो दारू पी के पार होता था तो हम लोग बोलते थे कि हट हम नहीं पढ़ा हुए हैं, तो पूरा मजाक करते थे। तो देखिए टीचर के अंदर वही गुण होना चाहिए जो एक अच्छे टीचर में हो, अदरवाइज जो है ना उसको स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो एक अच्छे शिक्षक के क्या क्या गुण हो जाते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि विषय का गहन ज्ञान हो, ठीक है, सब्जेक्ट का डीप नॉलेज हो। चलिए दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपका बोलने का तरीका अच्छा हो, ठीक है। किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, स्टूडेंट के पेरेंट के साथ कैसा बोलेंगे, स्टूडेंट के साथ कैसा बोलेंगे, ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गुस्सा हो के आया तो उसके साथ कैसा बोलना है, क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कैसा बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सहानुभूति का गुण होना चाहिए आप में, ठीक है, जिसको हम लोग वो नहीं बोलते कि यार सिंपैथी इंपैथी रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको सिंपैथी इंपैथी पेशेंस इस सारे वर्ड का मीनिंग समझना होगा, सहानुभूति रखना होगा, धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा। अब किसी का बाप आ गया लाठी लेके कि बोल हमारे बेटा के तो काहे मार देनी, तो आप क्या डायरेक्ट उसके साथ आप लड़ने लग जाइएगा। पहले बैठेगा, बैठा को समझाए और समझिए पहले बात को कि आपका लड़का क्या किया, इसलिए हम आपके बेटे को यहाँ पे दंड दिया गया है या छड़ी से पीटा गया है, ठीक है। लेकिन ज्यादा कूटने से फिर आप भी कूटा जाएंगे। मास्टर बन के अगर ज्यादा कूटिएगा बच्चा को तो फिर तो ठीक है, तो मास्टर बन जाइए, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे, भाई कूटा कूटी मत कीजिएगा बच्चा को, ठीक है। वो जमाना चला गया, क्योंकि एक बार मुझे भी मार मिला था और मैं भी अपने फादर को लेके चला गया था, उसके बाद मास्टर को कोट दिए थे ठीक है ना, क्योंकि मास्टर हमको बहुत ज्यादा कूटा था, इसलिए हम भी कोट दिए थे, फिर पूरा केस वगैरह हो गया था। चलिए अगला जाता है यहाँ पे, यानी कि आप में जो है धैर्य और सहानुभूति भी होनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन स्किल्स, आप में जो है प्रेरणा देने की क्षमता हो कि भाई उठो जागो लड़ो भागो, ठीक है। तो मोटिवेशन देने की भी स्किल आप में होनी चाहिए। इसके अलावा आप में जो है सृजनात्मक और नवाचार की क्षमता हो, यानी कि आप जो है नया नया स्किल बच्चों को सिखाएं, नया नया टेक्निक। ये नहीं कि बेटा सरकारी नौकरी पे लग जाओ मर जाओ सरकारी नौकरी लेके रहेगा, ठीक है, ये तरीका नहीं। आराम से बोलो सागर, इतना जोर जबरदस्ती नहीं है यार, रिलैक्स होके चलिए। तो बोलने का अर्थ ये है कि नया नया तरीका सिखा, अरे भाई नया नया सीखो, केवल गवर्नमेंट जॉब एक तरीका नहीं है, ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ है। लेकिन देखिएगा एक दो मास्टर है कि बेटा पढ़ो लिखो अच्छा नौकरी मिलेगा, अरे भाई अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या उसको शादी विवाह नहीं होगा, ठीक है। तो आप में क्रिएटिविटी और नयाचार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पुराने विचार और पुराने ख्यालों को लेकर जड़े हुए हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है कि कक्षा का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं तो आपको हैंडल कैसे करना है सारे स्टूडेंट्स को, कब उनको एंजॉय देना है, कब उनको पढ़ाना है, ठीक है, और कब उनसे अच्छी बातें करनी है, कब उनको दंड देना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसी को बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोट्स दिया गया है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, इसको आप कहीं पर भी शेर वगैरह के रूप में भी बोल सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक समझता है, ठीक है, एक अच्छा शिक्षक समझता है, श्रेष्ठ शिक्षक दिखता है। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, समझता है, श्रेष्ठ शिक्षक जो है दिखाता है, और महान शिक्षक प्रेरित करता है, ठीक है। अ गुड टीचर एक्सप्लेन, एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अ सुपीरियर टीचर क्या करता है, तो डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। एंड अ ग्रेट टीचर इंस्पायर करता है। तो
ग्रेट कौन है भाई? इंस्पायर करने वाला ही ग्रेट है, ठीक है, कि लोगों को इंस्पायर करो कि भाई देखो तुम में अंदर ये टैलेंट है, तुम कर सकता है, यू कैन डू इट, ठीक है। उसके बाद एक बंदूक लेके आएगा और एक मार देगा गोली, बोलेगा यस आई कैन डिड इट, मैंने कर दिखाया, ठीक है। चलिए 10 नंबर पॉइंट, टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है? देखिए टीचर का जो है ना, सिखाने का अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। कोई हंसा हंसा के पढ़ाता है, कोई रुला रुला के पढ़ाता है, कोई मार के पढ़ाता है ठीक है, तो कोई खिला खिला के पढ़ाता है। तो टीचिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो पहला आ जाता है हमारा योजना, ठीक है, प्लान करके पढ़ाना, प्लानिंग, ठीक है, यानी कि उद्देश्य और विषय तय कर लेना कि आज हमें यह पढ़ाना है, ये टॉपिक कवर कर लेना है, यानी कि प्लान के आधार पर तैयारी कराना है बच्चों को, प्लान के आधार पर पढ़ाना है। प्लानिंग बेस्ड प्रोसेस, पहला क्या है? प्लानिंग बेस्ड प्रोसेस। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि संगठन तैयार करके सामग्री और जो भी आपका विधि है उसका चयन करके आप विषय को पढ़ाएंगे। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रस्तुत करना, ठीक है, यानी कि विषय को आप कक्षा में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं। अगला जाता है इवोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि मूल्यांकन का विधि, विद्यार्थियों के सीखने की जांच करना, यह आपका इवोल्यूशन मेथड है या इवोल्यूशन प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, लगभग रिपीटेड जैसा है। फीडबैक क्या है? पढ़ाने के आप बच्चों के बाद, जैसे आपने पढ़ा लिया और बच्चों को पूछते हैं किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया, हाथ खड़ा करो, ठीक है, जिसको समझ में आया एक हाथ खड़ा करेगा, जिसको नहीं समझ में आया दोनों हाथ खड़ा करेगा। तो ये फीडबैक देने का है, कमेंट, ठीक है। और कमेंट जैसे करते हैं ना कि वाह सर बहुत अच्छा समझाए, कोई बोलता है वाह बुढ़वा कुछ समझ में नहीं आया ठीक है, मास्टर को तो डायरेक्टली नहीं बोल पाता है लेकिन इनडायरेक्टली बच्चा बोल देता है, ठीक है, कि दोस्त लोग के पास बोलता है वो मास्टर तो कुछ नहीं हमको बुझाता है, क्या पढ़ाता है क्या नहीं, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होता है, फीडबैक भी आप लेना सीखिए, चाहे अच्छा फीडबैक हो चाहे बुरा फीडबैक हो, ठीक है। और फीडबैक लेते वक्त ये ध्यान में मत रखिएगा कि किसी बच्चा से हम शत्रुता कर लें, ठीक है। सुधार हेतु सुझाव देना, यानी कि बोलिए कि बताओ मैं आप लोगों को और किस किस तरीके से और अच्छे से बता सकता हूं। आप में से कोई उठ के खड़ा होकर बोलिए बिना डरे, ठीक है, मुझे अपना दोस्त समझिए। और एक हर एक टीचर को बोलना चाहिए क्लास में कि आप लोग मुझे अपना दोस्त समझें, ठीक है, मैं आप लोग को मारूंगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन ज्यादा कीमत पे दंड भी दूंगा, इतना भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप क्लास को अगर मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्टूडेंट फैन हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं 11 नंबर, शिक्षण की आधुनिक प्रवृत्तियां, ठीक है, मॉडर्न ट्रेंड इन टीचिंग। तो देखिए मॉडर्न जमाने में अलग अलग ट्रेंड चलता है, ठीक है, शिक्षण की आधुनिक विधि हमारा बदल रहा है, टीचिंग का मेथड बदल रहा है, प्रोसेस बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, ठीक है। तो जमाने के पास साथ तो भाई सब कुछ बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो फिर पुराना कहलाएंगे। तो सबसे पहला है क्या? शिक्षण की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? आईसीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर आधारित, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। आईसीटी बेस्ड मैंने बताया था, आईसीटी मतलब कंप्यूटर समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है तो ज्यादा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इन सभी का प्रयोग करना, तकनीक का प्रयोग करना, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा विद्यार्थी फ्लिप्ड क्लासरूम। ये क्या होता है फ्लिप्ड क्लासरूम? तो फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब विद्यार्थी पहले पढ़ता है फिर शिक्षक चर्चा करता है, ठीक है, विद्यार्थी पहले पढ़ता है फिर शिक्षक चर्चा करता है। जैसे स्टूडेंट मास्टर आया बोला चलो कल इस पाठ को पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है, जैसे मैंने एक चैप्टर दे दिया है आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है, कि भाई कल इस पाठ को पढ़ के आना दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको चैप्टर दे दिया कोई एक, नेताजी का चश्मा, कल पढ़ के आइएगा, ठीक है। उसके बाद टीचर बताएगा क्लास में कि हाँ नेताजी का चश्मा सब कोई पढ़ लिए, अब मैं डायरेक्टली कहानी बताता हूँ, मेन पॉइंट, किस हीरो में, ठीक है, एक पान वाला व्यक्ति है, ठीक है, क्या क्या नाम था यार, एक मूर्ति है, ठीक है, और जो भी है इस तरह से फिर बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो विद्यार्थी पहले पढ़ के आते हैं फिर टीचर जो है चर्चा करता है एक मूवी की तरह, चाहे जैसा भी वो आप पे डिपेंड करता है कैसा आप चर्चा करते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लेंडेड क्लासरूम। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ चुका है। ब्लेंडेड मतलब जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। MOOC इसका अभी मैंने बताया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम है यार, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि भाई हम पढ़ा तो लिए, अब इसका कितना आउटकम निकल रहा है। जैसे हमने
50,000 बच्चों को पढ़ाया, जॉब कितना लोगों को मिला? मात्र 50,000 बच्चों को पढ़ाया और मात्र जॉब लगा है 150 को का। ठीक है, तो मेरा परसेंटेज कितना निकल रहा है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1% होता है मेरा 500, 1% भी नहीं निकल रहा है रे भाई, और बोलेगा हमने 150 बच्चे को सिलेक्शन दिया है। अरे भाई कितना परसेंट में सिलेक्शन दिया है ये बताओ ना। तो ये परिणाम आधारित शिक्षण, इसमें कई कोचिंग इंडस्ट्री क्या करता है, हाइड करता है, नंबर बताता है, परसेंटेज नहीं बताता है। जैसे आईएएस का कोचिंग में हमने इस साल 80 बच्चों को क्या किया, तो सिलेक्शन दिलवाया। अरे भाई 2 लाख बच्चा पढ़ रहा था आपके यहाँ, 80 को बच्चा का सिलेक्शन हो गया, तो कौन बड़ा महान काम कर दिए हैं यार, है। ठीक है, तो 2 लाख बच्चा में 80 को तो होगा ही, क्योंकि उन्हीं में से किसी का ना होगा तो किसी न किसी का तो होना ही था। अगर दुनिया में कोई मतलब कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूट ना रहे, आईएएस का ना आईपीएस का ना किसी का भी, ना जेपीएससी का ना यूपीएससी का ना एसएससी का ना आईबीपीएस का, ठीक है, ना जेई का ना नीट का, फिर भी बच्चा क्वालिफाई करेगा। ठीक है, और तब जाके रियल कंपटीशन होगा कि कौन खुद से कितना एफर्ट लगा के पढ़ सकता है। ठीक है, ऐसे तो आप अमीर घर का बच्चा को हाईली एजुकेशन का क्लास दे के आप पढ़ा देंगे, फिर उसमें टक्कर कहाँ हो पाता है रियल कंपटीशन यार। एक बच्चा जो घर में पढ़ता है जंगल में रह के, ठीक है, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और एक बच्चा जो हाईली क्वालिफाइड एसी रूम में पढ़ता है, उसके पास सब कुछ फ्री है, केवल दिन रात पढ़ते रहता है। और एक बच्चा है जिसको घर के फैमिली को भी देखना है, ठीक है, पैसा भी कमाना है और पढ़ना भी है, तो कहाँ से टक्कर हो पाएगा बॉस। रियल कंपटीशन तो तब होगा ना जब सब कोचिंग इंडस्ट्री को हटा दीजिए और केवल स्टूडेंट की कितना पावर है ना, तब पता चलेगा। तो परिणाम आधारित शिक्षण जो है कोचिंग इंडस्ट्री हाइड करते हैं कि हम कितना पढ़ाएं और कितना मेरा रिजल्ट निकला। ठीक है, परिणाम बेस्ड यही हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन या रिजल्ट ओरिएंटेड। चलिए अगला आ जाता है अनुभव आधारित शिक्षण, यानी कि एक्सपीरियंस लर्निंग। ठीक है, और यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक शिक्षण में विद्यार्थी जो है स्वायत्तता और आईसीटी का प्रयोग मुख्यतः करते हैं। यानी कि मॉडर्न टीचिंग फोकस किसको करता है, मॉडर्न टीचिंग फोकस करता है लर्नर्स, ठीक है, ऑटोनॉमी एंड आईसीटी इंटीग्रेशन को। चलिए 12 नंबर आ जाता है, इसके बाद और 2 को बचेगा, वैल्यू एंड एजुकेशन। वैल्यू एंड एजुकेशन में क्या आ जाता है, मूल्य और शिक्षा में। तो देखिए इसमें मीनिंग आ जाता है, वैल्यू एंड एजुकेशन में क्या आ जाता है यार बोल बोल के ना मैं थक गया हूं। देखिए इसमें जनरली हम लोग नैतिक आचरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कोई व्यक्ति कितना बिहेवियर सीखा है, कितना अनुशासन सीखा है। ठीक है, ताकि आपको जब कहीं पे जाएं किसी लड़की के घर या किसी लड़का के घर, तो उसके माता पिता को पैर लगे, तब जल्दी जाके शादी होगा यार। ठीक है चलिए, तो पाँव लगो ना। चलिए मोरल वैल्यूज, सबसे पहले इसमें क्या जाता है मूल्य और शिक्षा में, कि मूल्य वे नैतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देते हैं। ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार को डिफाइन करता है, उसका बिहेवियर के बारे में बताता है मूल्य। और ये मूल्य और मूल्य शिक्षा, यानी कि वैल्यू एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता है, यह मूल्य आधारित होता है। यानी कि वैल्यू आर मोरल प्रिंसिपल, ठीक है, गाइड करता है किसमें, ह्यूमन बिहेवियर में। ठीक है, वैल्यू आर मोरल प्रिंसिपल हुज गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो इसका मीनिंग यह है कि मनुष्य के अंदर जितने भी व्यक्ति के व्यवहार है, ये मूल्य सिद्धांत इसी में आपको पढ़ना है। ठीक है, मोरल वैल्यूज इसमें क्या क्या आता है, नैतिक मूल्य। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं ईमानदारी, सत्य, ठीक है, सत्यनिष्ठा। और ये आपको नैतिक आचरण आपके पर्सनल लाइफ में भी और प्राइवेट लाइफ में भी दोनों में काम करता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काम करेगा। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर भी आप कोई काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना अच्छे से दे रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ईमानदारी यही बताता है। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य आप में कितना है, जैसे सहयोग करने की, भाईचारा करने की। ठीक है, वही जो टीचर के गुण थे ना, सारे गुण इसमें आएंगे। आध्यात्मिक मूल्य कितना है आप में, शांति है, करुणा है, या फिर आप बोलता है अरे पूजा पाठ करने से कौन बड़ा आदमी बना है। ठीक है, तो नास्तिक का गुण है, या फिर बोलते हैं नहीं भाई कि आप किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म का रिस्पेक्ट करें, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है, तो आप आस्तिक है या नास्तिक है, आप थीस्ट है या एथिस्ट है, ये सारे गुण आपकी इसी मूल्य में आएंगे। कल्चरल वैल्यूज, आप सांस्कृतिक मूल्यों को मानते हैं या नहीं, कि अपने कास्ट में रिलीजन में शादी करो यार, अपने कोई बोलता भाई बोलो अपना कास्ट में करो, जिससे मिलेगा जहां मिलो कर लो एकदम।
ठीक है, तो आप कल्चरल वैल्यूज को मानते हैं या नहीं, ठीक है, और आप अपने कल्चर संस्कृति को मानते हैं या नहीं, ठीक है। हाँ, मैं देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो देखिए जहां पे साइंस फॉलो करता है आप उसे मानिए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को, अनदेखा चीजों को मत मानिए। जैसे आप कोई बोलेगा कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्याज और लहसुन दोनों मांसाहार है। अरे भाई, जब देख रहे हैं कि प्याज और लहसुन क्या हो रहा है, दोनों कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कर रहा है। आप में से भी कुछ लोग मानते होंगे कि प्याज और लहसुन जो है मांसाहार है, बुड़बक हैं आप लोग यार। हाँ नहीं तो, जब देख रहे हैं विज्ञान बोल रहा है कि नहीं भाई, प्याज लहसुन प्रकाश संश्लेषण करके इन लोग पौधा बना रहा है, खुद अपना भोजन बना रहा है, तो ये एक पौधा है। लेकिन ना कुछ लोग बुड़बक है, मानेगा कि ना ये तो मांसाहार है, ये तो हड्डी से बना है लहसुन, प्याज तो बना है आपका मांस से, साधु का मांस से, और मसूरी दाल तो साधु का क्या था, रक्त है, ब्लड है। तो कुछ लोग पागलों जैसा तर्क देते हैं, उनको प्रैक्टिकल रियल लाइफ नहीं दिख रहा है कि प्याज लहसुन क्या कर रहा है, उग रहा है जमीन पे, ठीक है, और वो एक प्रॉपर जिस प्रकार से पौधा उगता है, पेड़ साग सब्जी उगता है, उसी तरह से वो भी एक साग सब्जी है, मसाला है। लेकिन ना कुछ लोग बोलेगा ये मांसाहार है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि भाई तुम रूढ़िवादी हो, ऑर्थोडॉक्स हो, तुम्हारा दिमाग विकृत हो चुका है, ठीक है, जाके कांके में भर्ती हो जाओ। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप भी कांके में जाके भर्ती हो जाइए, या फिर अपना माइंड सेट चेंज कर लीजिए, ठीक है। प्याज लहसुन जो है पूरी तरह से शाकाहार है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना, लेकिन क्या करूं, कुछ लोग ऐसे पागल जैसे तर्क देते हैं। विद्यार्थियों में नैतिक, भावनात्मक और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करना, ठीक है, ये आपके नैतिक मूल्य ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। टू डेवलप मॉरल, इमोशनल एंड सोशल सेंसिटिविटी, या सेंस डेवलप करना। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम क्वेश्चन संभावित प्रश्न उत्तर। इसमें कहां कहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल सर, ठीक है, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ठीक, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, निरंतर मूल्यांकन। इसके अलावा जाता है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है थ्योरी उसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये होता है। फिर आ जाता है इफेक्टिव टीचिंग, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हार्मोनी बिटवीन टीचर एंड लर्नर एनवायरमेंट, ठीक है। 14 नंबर हमारा जाता है क्विक समरी, एक बार कर देते हैं, त्वरित सारांश, क्विक समरी, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो सारी चीज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ये यहाँ पे एक नोट्स में दिया गया है, ठीक है। अब इन नोट्स में यूनिट 1 में देखिए क्या क्या है, मीनिंग है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े, फिर हम लोगों ने पढ़ा है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग मेथड्स, एड्स। आपको अभी नहीं बुझाएगा, जब इसका नोट्स रेडी कीजिएगा, कलम कॉपी लेके लिखिएगा, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है, और आप और अच्छे समझ पाएंगे। 50 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम लोग करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। जैसे कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी देना, परीक्षा आयोजित करना, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, टू प्रमोट लर्निंग, सीखने को प्रोत्साहित करना, टू मेंटेन डिसिप्लिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सब लास्ट में आपको पीडीएफ का जब लास्ट करिएगा एकदम, ठीक है, तो लास्ट में विथ एक्सप्लेनेशन आपको आंसर दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, सबका क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ये सारा पीडीएफ 25 रुपया में ज्ञान सागर ऐप पे दिया जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा ज्ञान सागर ऐप के बारे में बताता हूँ। ये है ज्ञान सागर ऐप, लास्ट में मैं प्रचार करता हूँ, सब कोई पहले ही प्रचार करता है ना। चलिए इस ऐप का प्राइस 25 रुपया है, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, अपना नाम और मोबाइल नंबर लॉगिन कीजिएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, ठीक है। ऑल कोर्स पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये कोर्स खरीदना है 25 रुपया वाला। सब कोर्स 60 रुपया का है, लेकिन ये कोर्स 25 का है, झारखंड जॉब कोर्स। इसमें आपको जेएसएससी, जेपीएससी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम जैसे जितना भी होता है, बीएड, एएनएम, बीएड का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। बस यही 25 रुपया में बीएड कंप्लीट कोर्स, एएनएम, जीएनएम, मतलब जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, जेसीबी का एग्जाम होगा, हाईकोर्ट असिस्टेंट का या जेएसएलपीएस का, जेटेट का, ठीक है, पूरा का पूरा झारखंड में जितना होता है जेएसएससी का एग्जाम,
ठीक है। सब एग्जाम ये कोर्स में ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। कितना साल के लिए? 4 साल के लिए, सिर्फ 25 रुपया में 4 साल के लिए सबका, जेट का सहित, ठीक है। सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है और वहां पे वीडियोस प्लस नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सब कोर्स मत लीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स है, ये सब 60 रुपये का कोर्स है। मैं एकदम लो फीस रखा हूँ कि भाई पैसे के चलते किसी को प्रॉब्लम ना हो। और पैसा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए बिना पैसा के ना ज्ञान का वैल्यू भी नहीं रहता है, इसलिए पैसा लो, इतना ही लो जितना कि हर कोई अफोर्ड कर पाए और उनको भी एहसास हो कि हाँ भाई फ्री नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जोहार। पसंद आए तो और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक मार के चल जाइएगा, ठीक है। बाय।